हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का चैप्टर वाष्पोत्सर्जन का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है और वाष्पोत्सर्जन में रंध्र की क्या भूमिका है। रंध्र की संरचना के बारे में अपन ने अध्ययन किया। उसके बाद में रंध्र कैसे बंद होते हैं और कैसे खुलते हैं, इसके बारे में हमने 2 सिद्धांतों का अध्ययन किया। आज हम तीसरा सिद्धांत अध्ययन करेंगे, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। जिसे शब्द से स्पष्ट है कि पोटेशियम आयनों का स्थानांतरण होता है और उसके स्थानांतरण से ही रंध्रों का खुलना और रंध्रों का बंद होना डिपेंड करता है। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो इमामुरा तथा फ्यूजिनो थे, जिन्होंने 1959 में ये सिद्धांत दिया। उसके बाद में 1974 में लेविट ने ये सर्वमान्य सिद्धांत दिया। मतलब इन्होंने तो केवल ये कहा था कि ऐसा होता है, लेकिन हाँ ये होता है, इन्होंने प्रूफ भी कर दिया कहीं प्रमाणित व्याख्याओं से और कहीं प्रयोगों के द्वारा। उसके बाद में ये सिद्धांत जो था वो सर्वमान्य सिद्धांत हो गया है। आज हम रंध्रों का बंद होना और रंध्रों का खुलना इसी सिद्धांत के आधार पर पढ़ते हैं और यही सिद्धांत जो था बाद में प्रमाणित हुआ कि रंध्र का खुलना और रंध्र का बंद होना इसी सिद्धांत पर डिपेंड करता है। ये सिद्धांत है क्या, इस बारे में बच्चों हम अध्ययन करेंगे। जैसे दिन के समय क्या होता है कि गार्ड सेल में मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। दिन के समय गार्ड सेल जो होती है, मैंने कल बताया था, द्वार कोशिकाएं जिसे अपन गार्ड सेल भी बोलते हैं, जो कि रंध्र के दोनों तरफ होती है, उसमें मैलिक अम्ल का निर्माण होता है। ये मैलिक अम्ल फिर क्या करता है, टूट जाता है, यानी कि इसका वियोजन हो जाता है और ये मेलेट आयन और एच आयनों में टूट जाता है। अब जैसे ये टूट जाता है तो गार्ड सेल के अंदर जो ये द्वार कोशिकाएं हैं, द्वार सेल के अंदर जो पोटेशियम आयन है वो प्रवेश कर जाते हैं और जो ये हाइड्रोजन आयन है वो बाहर निकल जाते हैं, अब जैसे ही गार्ड सेल के अंदर ये पोटेशियम आयन अंदर प्रवेश करे तो जो गार्ड सेल होती है, द्वार कोशिकाएं हैं, उनकी परासरण सांद्रता जो है बढ़ जाती है और जैसे ही इनकी परासरण सांद्रता बढ़ गई तो कोशिकाएं क्या हो जाती है, स्फीत अवस्था में आ जाती है और स्फीत अवस्था में जैसे ही आएगी रंध्र खुल जाते हैं। समझे आप कि दिन के समय गार्ड सेल में मैलिक अम्ल का निर्माण होता है, इस मैलिक अम्ल का वियोजन होता है, यानी कि टूट जाता है मेलेट प्लस एच आयनों में। फिर क्या होता है कि गार्ड सेल में पोटेशियम आयन प्रवेश करते हैं और हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि गार्ड सेल की जो परासरण सांद्रता है वो बढ़ जाती है और ये जैसे ही बढ़ेगी तो ये कोशिकाएं क्या होगी, स्फीत अवस्था में आ जाती है और क्योंकि पानी अंदर प्रवेश करता है और रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। उसके बाद में देखो दिन की बात, ये तो दिन की बात हो गई और रंध्रों का खुलना हो गया। अब अपन करते हैं रात्रि की बात। ठीक है, रात्रि में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और जैसे ही प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, और CO2 की सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। अब जैसे ही प्रकाश संश्लेषण बंद हुआ, CO2 की सांद्रता क्या हो गई,
बंद हो गई, सॉरी, CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है प्रकाश संश्लेषण बंद होने के साथ में। और इसकी सांद्रता बढ़ने से क्या होगा, जब CO2 की सांद्रता बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इसके अंदर एक हार्मोन का निर्माण होगा, एब्सिक अम्ल का निर्माण होता है। ये एब्सिक अम्ल क्या है, एक हार्मोन है जिसका निर्माण हुआ, और जैसे ही इस हार्मोन का निर्माण होगा तो जो द्वार कोशिकाएं हैं पोटेशियम आयन क्या करेंगे, इसमें से बाहर निकल जाएंगे। और जैसे ही पोटेशियम आयन बाहर निकल जाएंगे, परासरण सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये कोशिकाएं जो क्या होगी, संकुचित अवस्था में आ जाएगी, और रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इसका मतलब रात्रि में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा, CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, हार्मोन का निर्माण होता है, इस हार्मोन में एब्सिक अम्ल का निर्माण होता है, और गाढ़ सेल में पोटेशियम आयन बाहर निकल जाएंगे। परासरण सांद्रता जैसे ही ये निकलेंगे तो कम हो जाएगी, तो सेल्स क्या होगी, संकुचित हो जाएगी, और रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये क्रिया रात्रि में होती है, और इसमें पोटेशियम आयनों का प्रवेश होता है और पोटेशियम आयनों का निष्कासन होता है। इसीलिए इस सिद्धांत को बोलते हैं सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। ये किसने दिया था, इमामुरा तथा फ्यूजिनो ने दिया था 1959 में, फिर 1974 में लेविट ने दिया था, जिसे सर्वमान्य सिद्धांत कहते हैं। तो अब आगे बच्चों वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। हाँ, तो आगे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों में हम अध्ययन करेंगे कि भाई वाष्पोत्सर्जन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आपको पता है कि जब भी कोई कारक की बात आती है तो दो प्रकार के कारक यूज होते हैं, एक तो बाह्य कारक और एक होते हैं आंतरिक कारक। बाह्य कारक में हम देखते हैं सर्वप्रथम प्रकाश। अब प्रकाश जो है वाष्पोत्सर्जन को कैसे प्रभावित करता है, आप देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब भी प्रकाश की आवश्यकता है, और जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो बहुत अधिक प्रकाश की मात्रा है तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, ज्यादा होगा। जब प्रकाश की मात्रा ज्यादा है तो मैलिक अम्ल का निर्माण ज्यादा होगा और पोटेशियम आयन अधिक प्रवेश करेंगे, रंध्र ज्यादा खुले रहेंगे, और उससे क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा भी प्रभावित होगी, और प्रकाश की मात्रा ज्यादा होने से वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होगा। दूसरा है वायु। अब बच्चों जहां पर ज्यादा तेज वायु चलेगी, बहुत ज्यादा तेज वायु होगी, तो पेड़ पौधों के अंदर जो नमी होती है वो कम हो जाएगी, और इस नमी को पूरा करने के लिए पानी बाहर निकलेगा, यानी कि पानी का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होगा, तो वाष्पोत्सर्जन की मात्रा भी प्रभावित होगी। तीसरा है मिट्टी में जल की मात्रा। अगर मिट्टी में जल की मात्रा ज्यादा होगी तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, और अगर मात्रा कम है, पानी ही नहीं है, तो वाष्पोत्सर्जन कहां से होगा, तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। यानी कि मिट्टी में जल की मात्रा भी वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। और चौथा पॉइंट है तापमान। तापमान भी वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज्यादा तापमान होगा तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, और वाष्पोत्सर्जन की मात्रा तापमान पर भी डिपेंड करती है। आंतरिक कारक में हम देखते हैं एक तो पत्ती की संरचना। पत्ती की संरचना की मतलब एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है, दोनों तरफ रंध्र है या एक तरफ रंध्र है, ऊपरी सतह पर क्यूटीन की या मोम की कोई परत है। अगर क्यूटीन और मोम की परत होगी तो वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जैसे कि मरोद्भिद प्लांट के अंदर वाष्पोत्सर्जन कम होता है क्योंकि उसके ऊपर क्यूटीन की या मोम की परत पाई जाती है, ताकि वहां पर पानी की कमी होती है, और कमी को रोकने के लिए वाष्पोत्सर्जन भी कम होता है। अगर दोनों तरफ रंध्र है लीफ के तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। तो पत्ती की संरचना भी वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। दूसरा है मूल, रोह
अनुपात यानी रूट स्टेम रेशो, अगर ये ज्यादा होगा तो वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है पत्ती का दिक् विन्यास। पत्ती का दिक् विन्यास भी वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है, यानी कि जब जो प्रकाश की किरणें पड़ती है पत्ती के ऊपर, ये आपतित किरणें अगर इसके समकोण पर पड़ती है तो प्रकाश में ज्यादा प्राप्त होता है और वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होता है। अगर ये उसके समांतर होती है प्रकाश की किरणें तो वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। यही पत्ती का दिक् विन्यास होता है और यही वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। अब बच्चों ये तो अपने हो गई वाष्पोत्सर्जन की बात। अब कई वैज्ञानिक मानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, एक आवश्यक बुराई है। क्यों? क्योंकि इससे पौधों को बहुत हानि होती है, क्योंकि इससे पानी की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन इससे कुछ लाभ भी है कि ये अगर वाष्पोत्सर्जन होता है तो पौधों से, जड़ों से पानी क्या होगा, ऊपर जाएगा, यानी कि रसारोहण की क्रिया में वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, सहायक होगा। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन अगर होगा, ये कोई प्लांट है, यहां से जड़ से पानी क्या होगा, ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे पानी की कमी होगी तो एक खिंचाव पैदा होगा और वो खिंचाव क्या होता है, जल को ऊपर की तरफ लेके जाता है, जिससे क्या होगा कि इस जल के साथ साथ इस मिट्टी के अंदर जो खनिज लवण है वो भी इसके साथ ऊपर जाएंगे। ठीक है, और वो खनिज लवण का रसारोहण यानी कि स्थानांतरण भी किससे हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हो जाएगा। और वाष्पोत्सर्जन जहां मिट्टी में जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पानी है, तो ज्यादा मिट्टी में पौधे आप पता है गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन अगर ज्यादा है, मैंने अभी बताया था कि मिट्टी में जल की मात्रा ज्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा। तो वो क्या करेगा कि अतिरिक्त जो जल है, जो पेड़ पौधों के लिए हानिकारक जल है, उसका निष्कासन भी किसके थ्रू हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा हो जाएगा। इसीलिए वाष्पोत्सर्जन क्या है, लाभदायक भी है। चौथा पॉइंट अपन ये भी मान सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होगा कि जल का अतिरिक्त निकास के साथ साथ में ये जल, ये पेड़ पौधों के टेम्परेचर को भी बनाए रखता है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होगा, वाष्प पानी से क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, कंट्रोल में आ जाएगा, यानी कि ताप नियमन में भी ये वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, सहायक होगा। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से वाष्पोत्सर्जन अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा आपकी बुक के अंदर एक बिंदु स्राव टॉपिक भी है। हाँ तो बच्चों एक टॉपिक अपना बिंदु स्राव वाला भी इस लेसन के अंदर है। बिंदु स्राव में क्या होता है कि जो पत्ती की शिराएं होती है उसमें छोटे छिद्र होते हैं, ये छोटे छिद्र हैं, इन छोटे छिद्रों को जलरंध्र कहते हैं। इसके नीचे की तरफ खंभ उत्तक होते हैं लीफ के अंदर, उसके बीच में ये वाहिनिकाएं होती है और ये इसके अंदर अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। उसके ऊपर की तरफ एक एपिथेलियल सेल होती है। जब वाष्पोत्सर्जन की मात्रा कम होती है तो इन वाहिकाओं, जो जाइलम वाहिनिकाएं जो होती है ना, वो अपना जल जो होता है इस एपिथेलियल सेल में डाल देती है। और ये एपिथेलियल सेल के ऊपर जब जैसे ही जल आता है तो ऊपर की तरफ जल बूंदों के रूप में दिखाई देता है, जिसे बिंदु स्राव कहते हैं। क्या होता है कि जो पत्ती होती है उसके सिराओं पर छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे जलरंध्र कहते हैं, और फिर इस जलरंध्र के नीचे एपिथेलियल सेल पाई जाती है, जो कि जब वाष्पोत्सर्जन कम होता है तो इसमें जल यहाँ पर आ जाता है, जिससे जल बूंदों के रूप में दिखाई देता है और इसे ही बिंदु स्राव कहते हैं। तो अपना लेसन जो है वाष्पोत्सर्जन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब मैं आपको वाष्पोत्सर्जन से संबंधित जो है वो होमवर्क दे देती हूँ और आप अपनी कॉपी के अंदर उस होमवर्क को नोट करेंगी। होमवर्क के रूप में बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आपको लिखना है कि वाष्पोत्सर्जन के प्रकार लिखिए। प्रश्न पहला है, एक तो वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है, लिखिए।
दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि प्रश्न 2, रंध्र का खुलना व बंद होना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, समझाइए। ये मैंने अभी आपको बताया था कि रंध्र का खुलना जो सर्वमान्य सिद्धांत है उसी सिद्धांत का आप वर्णन करेंगे। ठीक है। अब है प्रश्न 3, बिंदु स्त्राव क्या है? ठीक है। प्रश्न 4, रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है। और प्रश्न 5 के अंदर आप रंध्र जो है, मैंने आपको बताया था कि वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार के होते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब रंध्र का खुलता है और बंद होता है, वो कितनी संख्या में रंध्र ऊपरी सतह पर, कितनी संख्या में निचली सतह पर, ये भी मैंने आपको बताया था। तो आप ये क्वेश्चन एक और कर लीजिए कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन को समझाइए। ठीक है। ये आपका होमवर्क है और आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है। इस प्रकार बच्चों वाष्पोत्सर्जन अपना कंप्लीट हो गया। वाष्पोत्सर्जन में हमने वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा पढ़ ली, कितने प्रकार के होते हैं, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ लिया, रंध्र की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ लिया और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देख लिया और बिंदु स्त्राव का अध्ययन कर लिया। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और ये होमवर्क आप अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।